नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलदेव राम पढ़ाई के एक नए माध्यम हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया था और आज हम एक बार फिर से प्रस्तावना के अलग अलग भागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारी राजनीति विज्ञान की पुस्तक में प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना दी गई है और इस विस्तृत विवेचना को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि जो पहला भाग है आपको दिखाई दे रहा है, भाग ए, वो है घोषणात्मक भाग। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, घोषणात्मक भाग में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि घोषणा कौन कर रहे हैं? भारत के लोग घोषणा कर रहे हैं। भारत की संपूर्ण जनता के द्वारा घोषणा हो रही है। आगे लिखा हुआ है संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। संविधान के निर्माताओं के अनुसार हमारे यहाँ पर संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। सरकार के पास अथवा राज्य सरकार के पास राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियाँ हैं वे सब जनता से मिली है। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार के पास चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्यों की सरकार है, इसके विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियाँ हैं, सरकार के विभिन्न जो अंग है, सरकार के मुख्य अंग 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो उन अंगों को जो शक्तियाँ मिली हुई है संविधान के द्वारा, वो सब जनता से मिली हुई है। इसका तात्पर्य यह है सरकार के अंगों की शक्तियों का स्रोत जनता ही है। सरकार के जो अंग है उनको जो शक्तियाँ मिली हुई है, जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी शक्तियों का स्रोत भारतीय जनता ही है। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं। पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना में प्रयुक्त एक शब्दावली लिखी हुई है। प्रस्तावना की शुरुआत में ही हम भारत के लोग, ये जो पदावली है या शब्दावली जो है, ये संविधान की प्रस्तावना के शुरुआत में ही लिखी हुई है और इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये संविधान के प्रारंभिक शब्द है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम भारत के संपूर्ण लोग, भारत के संपूर्ण जनता ने संविधान को अपनाया है, अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मा अर्पित किया है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। इससे स्पष्ट है कि भारत का जो संविधान है, इसका स्रोत जो है वो भारत की जनता ही है। अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, जो संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है, तो उस संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय जनता ने ही अप्रत्यक्ष रूप से किया था। हम कह सकते हैं संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता के ही प्रतिनिधि थे, जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि थे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इसका तात्पर्य यह है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा ही किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 में
हुआ था 1946 में। इस संविधान सभा का गठन, जो उस समय प्रांतीय विधानमंडल थे, उस समय भारत में प्रांतीय विधानमंडल जो थे, या हम विधानसभा ही कह दीजिए, विधानमंडल या विधानमंडल, उनके सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। तो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन जनता ने किया, और उन सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। तो हम कह सकते हैं संविधान सभा के सदस्य जो थे वो जनता के ही प्रतिनिधि थे, जनता के चुने गए ही प्रतिनिधि थे, जनता के ही जनप्रतिनिधि थे। तो ये था घोषणात्मक भाग। पहला भाग हमने पढ़ दिया है, प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग। उसके बाद नंबर दूसरा जो भाग है वो उद्देश्य भाग। नंबर दूसरा भाग जो है वो उद्देश्य भाग। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का मूल लक्ष्य क्या है, प्रस्तावना में संविधान के कौन कौन से उद्देश्य बताए गए हैं। तो वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो देखते हैं हम। जो पहला जो उद्देश्य लिखा हुआ है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रिय विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य क्या है देखते हैं। इस पदावली से ये व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका तात्पर्य यह है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता यानी कि संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत के मामलों में अन्य कोई भी देश किसी भी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या अपना दखल नहीं दे सकता है। भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करता है, और आंतरिक मामलों में भी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी संस्था संगठन सरकार के ऊपर नहीं है, संविधान के ऊपर नहीं है। सभी संस्थाएं संगठन संविधान के अधीन कार्य करते हैं। सरकार के कानूनों का सबको पालन करना पड़ता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस पदावली से ये व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। आंतरिक और विदेशी दोनों मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य जो भाग है उसमें पहला उद्देश्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रस्तावना जो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित करती है। ये पहला उद्देश्य है। उसके बाद नंबर दूसरा जो उद्देश्य है वो समाजवाद। नंबर दूसरा उद्देश्य है समाजवाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है। समाजवाद शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, उसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये जो शब्द है वो समाजवाद, इसका तात्पर्य हम ये मान सकते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का, प्रिय विद्यार्थियों, उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन हैं उन पर समाज का, किसका, समाज का, या हम इसको कह सकते हैं सार्वजनिक, सार्वजनिक कह दीजिए आप, या इसको सरकारी कह दीजिए। तीसरा शब्द जो हम इसके लिए सरकारी कह सकते हैं, सरकारी या सरकार का नियंत्रण होता है, उसको हम समाजवादी देश या समाजवादी राज्य कहते हैं। और साथ ही साथ भौतिक जो संसाधन होते हैं देश में, उनका भी वितरण इस प्रकार होता है कि धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों तक या किसी खास वर्ग तक या सीमित लोगों
तक ही नहीं रहेगा, ऐसा सरकार की तरफ से प्रयास होता है, उसको हम समाजवादी राज्य या समाजवादी देश कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर जो भारतीय समाजवाद है, हमारे देश का जो समाजवाद है, वो पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवाद में जो कमज़ोर वर्ग होते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद में, जैसे इसमें आपकी जो बुक है हमारी, इसमें लिखा हुआ है, समाज के जो कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर, समाज के कमज़ोर वर्ग और जो पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को, आर्थिक जो असमानताएं होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको जो न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ये जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। पिछले वीडियो मैंने बताया था, जो अर्थव्यवस्थाएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे देश में सरकारी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ खास प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर सरकारी नियंत्रण है, और कुछ क्षेत्र, बाकी जो क्षेत्र हैं उन पर निजी क्षेत्र का भी स्वामित्व है। तो हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़कर समाजवाद को, जो समाजवाद जो उद्देश्य है हमारे संविधान का, उसको और अधिक स्पष्ट किया गया। तो ये जो दूसरा उद्देश्य है वो है समाजवाद। पहला उद्देश्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना है, और नंबर दूसरा उद्देश्य है समाजवाद। उसके बाद नंबर तीसरा जो उद्देश्य है वो है पंथ निरपेक्ष। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ यह है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न धर्म विरोधी है और न धर्म का प्रचारक है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत, हमारा देश, न तो धर्म का विरोधी है और न ही किसी खास धर्म का प्रचारक है, न ही किसी खास धर्म को संरक्षण देता है, या हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि वह तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करता है। हमारा देश, हमारी सरकार सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार करती है, और कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। पूर्ण रूप से हमारे यहाँ सारे नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। मूल अधिकारों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता का अधिकार तो है आपके 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, और फिर अलग से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 25 से 28 तक, और उसमें अनुच्छेद 25 में सारे नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता नागरिकों का मूल अधिकार है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार नागरिकों के धर्म के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। तो यह है पंथ निरपेक्ष। तीसरा जो उद्देश्य है वो है पंथ निरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना के द्वारा भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित
किया गया है। पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान का उद्देश्य है, हम कह सकते हैं देश का उद्देश्य है, हमारे शासन का उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है वो लोकतंत्रात्मक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सीधा सा मतलब है लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली, शासन की प्रणाली जो है हमारी यहाँ पर वो लोकतांत्रिक है। इसका तात्पर्य है जनता का शासन कह सकते हैं हम। इससे तात्पर्य है कि भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। लोकतंत्रात्मक का तात्पर्य है हमारे यहाँ पर राजसत्ता का प्रयोग कौन करते हैं? जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। वे जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, और जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? जनता के प्रति। यानी कि जो भी वो कार्य करते हैं उन सब कार्यों का जो उत्तरदायित्व होता है वो जनता के प्रति होता है। यानी कि जनता को अपने सभी कार्यों के बारे में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा जवाब देना पड़ता है। तो वे जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आश्वासन भी देता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ा भी है कि संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में, इसका भी आश्वासन देता है। तो ये जो उद्देश्य था हमने पढ़ा है लोकतंत्रात्मक। चौथा जो उद्देश्य हमने पढ़ा है हमारे संविधान का वो है लोकतंत्रात्मक। हमारी प्रस्तावना में जो संविधान का उद्देश्य बताया गया चौथा, वो लोकतंत्रात्मक। उसके बाद गणराज्य। उसके बाद जो 5वां उद्देश्य है वो गणराज्य। प्रिय विद्यार्थियों, गणराज्य का सीधा तात्पर्य होता है जनता का राज्य। किसका राज्य? जनता का राज्य। तो गणराज्य के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, और इसमें लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि भारत में राज्य अध्यक्ष या सर्वोच्च जो व्यक्ति या देश का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। हमारे यहाँ पर जो राज्य अध्यक्ष यानी कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत नहीं होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि है। यानी कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वंशानुगत राष्ट्रपति नहीं बनते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही होता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती है, लेकिन जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के जो दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदन, उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सदस्य यानी कि इसमें दोनों सदनों के सदस्य आ जाएंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और उसके बाद नंबर जो दूसरा है वो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और उसके बाद नंबर तीसरा हम कह सकते हैं दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें भी विधानसभाएं हैं, और इन विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी
दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था गणराज्य और ये संविधान की प्रस्तावना का 5वां उद्देश्य था गणराज्य, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना के द्वारा हमारे संविधान का उद्देश्य क्या घोषित किया गया है। 5 उद्देश्य घोषित किए गए हैं। उसमें हमने पहला पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद नंबर 2 समाजवाद, और नंबर 3 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 4 लोकतंत्रात्मक, और नंबर 5 गणराज्य। तो ये 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं। और उसके बाद नंबर 3 भाग है विवरणात्मक भाग। नंबर 3 है विवरणात्मक भाग, और इसका जो पहला पॉइंट है वो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रिय विद्यार्थियों, विवरणात्मक भाग में जो अलग अलग जो भाग हैं वो न्याय का उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, समानता का उल्लेख किया गया है, और देश की एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है। यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और हमारे देश की एकता और अखंडता, इनको स्थापित करने का उल्लेख किया गया है या संविधान की प्रस्तावना में संकल्प लिया गया है। न्याय मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता, इनको स्थापित करने का संकल्प लिया गया है विवरणात्मक भाग में। तो देखते हैं सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय है। तो पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यही है कि सभी नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त होनी चाहिए। नागरिकों के मध्य जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल या अन्य किसी आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह है सामाजिक न्याय। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल या उनके निवास स्थान के आधार पर, उनके वर्ण के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय कहलाता है। उसके बाद नंबर 2 है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय तो इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में, आपको पता ही है हमारे संविधान में कुल जो अनुच्छेद है वो 395 है। ये सबको पता होना चाहिए, बहुत सामान्य बात है। तो अनुच्छेद नंबर 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। ये जो अनुच्छेद है वो आता है संविधान के नीति निर्देशक, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें आता है। प्रिय विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्व ये सरकारों को कुछ निर्देश देते हैं, अपनी नीति निर्धारित कैसे करें, जनता के लिए किस प्रकार कार्य करें। ऐसे कुछ निर्देश हैं जिनका ध्यान सरकारों को रखना पड़ता है। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग, आपको पता ही है 22 भाग है। उसमें जो चौथा भाग है वो नीति निर्देशक तत्वों का है, और जो नीति निर्देशक तत्वों की जो शुरुआत होती है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद नंबर जो 39 है, अनुच्छेद नंबर 39 है, इसमें आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। तो अनुच्छेद 39 में क्या लिखा हुआ है, जो आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है, इसमें किस प्रकार से इसको प्राप्त करने के लिए इसका उल्लेख किया गया है।
तो देखते हैं, इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करने के लिए कहा गया है। इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन, अपनी नीति का यानी कि शासन को संचालित करते समय उनको इस प्रकार से निर्देशित किया गया है कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखा गया है? समान रूप से, समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। सभी नागरिकों को जो आजीविका के जो साधन है वो प्राप्त करने का एक समान अधिकार होना चाहिए। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार हो। समुदाय की भौतिक संपत्ति और स्वामित्व और उसका वितरण इस प्रकार हो जिसमें अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके। अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके, यानी कि अधिक से अधिक सामूहिक हित संभव हो सके, यानी कि अधिक से अधिक लोगों का हित संभव हो सके। इस प्रकार समुदाय की जो भौतिक संपत्ति है या हम कह सकते हैं भौतिक संसाधन है, उसका स्वामित्व और वितरण इस प्रकार होना चाहिए। अगली जो बात लिखी हुई है, पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अगली जो बात लिखी हुई है, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक उनको मिलना चाहिए। इसमें स्त्रियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों को, पुरुषों को और स्त्रियों को समान कार्य के लिए एक समान पारिश्रमिक या वेतन मिलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के साथ। उसके बाद उत्पादन में वितरण के साधनों का अहितकर केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। अगली जो बात लिखी हुई है अनुच्छेद 39 में, उत्पादन और वितरण के जो साधन है, संसाधन हैं, उनका अहितकर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अहितकर यानी कि किसी खास वर्ग या कुछ खास लोगों के पास इनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इनका वितरण समान रूप से सभी नागरिकों में होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये था आर्थिक न्याय। और उसके बाद नंबर तीसरा जो है वो है राजनीतिक न्याय। नंबर तीसरा जो है वो राजनीतिक न्याय। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की स्थापना करता है। वयस्क मताधिकार की स्थापना करता है। हमारे यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के जिनकी उम्र 18 साल हो गई है उनको समान रूप से वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, सबको मताधिकार मिला हुआ है। तो ये बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों के द्वारा संविधान जो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार, इसमें जो एक जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके द्वारा यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इस मूल अधिकार के तहत, यानी कि संवैधानिक या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, मूल अधिकार के तहत कोई भी नागरिक सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है यदि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो इसके द्वारा हमारे यहाँ पर राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। और भी अन्य अनेक ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हमारे यहाँ पर राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। हम कह सकते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके साथ साथ में जो कोई भी नागरिक किसी भी पार्टी या दल का सदस्य हो सकता है या अपनी पार्टी बना सकता है, किसी भी दल का प्रचार प्रसार कर सकता है।
या चुनाव लड़ सकता है। तो ये सारी बातें जो है हमारे यहाँ पर राजनीतिक न्याय की स्थापना करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पहला पॉइंट था विवरणात्मक भाग का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ये हमने पढ़ाई है प्रस्तावना के पिछले वीडियो में। स्वतंत्रता यानी कि हमारी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और जो मूल अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है वो है अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। उसके बाद है समानता। तो देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। हमारी प्रस्तावना में नागरिकों को दो प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। प्रतिष्ठा का मतलब सभी नागरिकों को अपने आदर के साथ, अपनी इज्जत के साथ जीवन यापन करने का अधिकार है। और नंबर दूसरी जो समानता है वो अवसर की समानता। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के साथ सबको प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर मिलता है। किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये है समानता। हमारी प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अगला जो है वो है बंधुत्व। तो बंधुत्व प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति का महत्व, उपयोगिता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली सभी नागरिकों में बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया है। व्यक्ति की गरिमा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति सारे नागरिकों की गरिमा बनाए रखे, सारे नागरिकों का जो महत्व है वो समान समझे और जो उपयोगिता है वो समान समझे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना को बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। तो ये है प्रिय विद्यार्थियों बंधुत्व। और तो बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि हमारे यहाँ पर एक भारत, अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए सारे नागरिकों में भाईचारे की भावना यानी कि बंधुत्व की जो भावना है या बंधुत्वता की जो भावना है उसको बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। अगला है व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। तीसरा जो पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत, हमारे यहाँ पर भारत की विविधताओं के अंतर्गत संविधान के जो निर्माता थे, संविधान सभा के सदस्य, वो भारत की जो विविधताएं हैं उनसे परिचित थे और वे चाहते थे कि हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद और भाषावाद वे संप्रदायवाद को महत्व न देकर देश की एकता के भाव को अपनाए। क्षेत्रीयता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव, अपने राज्य के प्रति विशेष लगाव, प्रांतवाद और भाषावाद और संप्रदायवाद
को महत्व न देकर देश की एकता और अखंडता को ज़्यादा महत्व दें। इसलिए हमारे संविधान में बंधुत्व का आदर्श दो आधारों पर टिका है, और ये आधार है राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा। ये जो दो आधार है हमारे संविधान में, बंधुत्व है, हमारे संविधान में बंधुत्व का आदर्श दो आधारों पर टिका है। ये आधार दो कौन से हैं? राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा। राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा। उसके बाद अगला जो है वो है अखंडता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने पढ़ा ही है कि ये शब्द भी संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के द्वारा जोड़ा गया शब्द है अखंडता। जो 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें तीसरा जो शब्द है वो अखंडता है। इस शब्द को सम्मिलित किया गया है, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। इस शब्द को शामिल करने का मूल उद्देश्य क्या है? भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका में संविधान के मूलभूत आदर्शों को दर्शाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपयुक्त विवेचन यानी कि जो विवेचना की गई है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना या जो उद्देशिका है, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, तो इसमें संविधान के मूलभूत आदर्शों को दर्शाया गया है, संविधान के मूलभूत सार को दर्शाया गया है, संविधान के मूल लक्ष्यों आदर्शों को बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब इस तरह से हमारा ये जो अध्याय है पहला, भाग बे का जो इकाई फर्स्ट है, उसका पहला अध्याय भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये पूरा हुआ है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हुए हैं। तो जो संविधान की विशेषताएं हैं उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान नंबर 1, उसके बाद प्रस्तावना संविधान का सार है, यह विशेषता। उसके बाद जो विश्व का सबसे विशाल संविधान, लिखित और निर्मित संविधान है, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। समाजवादी राज्य, हमारा देश एक समाजवादी देश है। पंथ निरपेक्ष राज्य, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, वयस्क मताधिकार, विलक्षण दस्तावेज, एक अद्भुत दस्तावेज है हमारा संविधान, एक अनोखा दस्तावेज है। और उसके बाद अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की, वो एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। एकात्मक और संघात्मक दोनों शासन के जो लक्षण होते हैं उनका मिश्रण है हमारे संविधान में, यानी कि एकात्मक शासन के भी लक्षण हमारे संविधान में मिलते हैं और संघात्मक शासन के लक्षण भी मिलते हैं। एकात्मक का मतलब यही होता है कि जिस देश में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य नहीं होता है संविधान के द्वारा, वो शासन एकात्मक शासन कहलाता है। और जिस देश के संविधान में संविधान के द्वारा राज्यों की सरकारों और केंद्र की सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, उसको हम संघात्मक शासन कहते हैं। तो हमारा जो हमारा संविधान है वो दोनों ही प्रकार के लक्षणों, हमारे संविधान में दोनों ही प्रकार के लक्षणों का संयोग है, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। इसके बाद अगली जो विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। सरकार न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार का दखल हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, हमारे संविधान की जो संशोधन की विधि है उसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है, यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें संशोधन करना आसान नहीं है और कुछ ऐसे प्रावधान है
जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद विश्व शांति का समर्थक। हमारा संविधान विश्व शांति का समर्थक संविधान है। आपातकालीन उपबंध, तो हमारे देश के संविधान के जो भाग 18 है उसमें आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी कि भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की, एकल नागरिकता व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। एकल नागरिकता यानी कि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता को अपनाया गया है। सारे नागरिक भारतीय नागरिक है, न कि किसी अन्य अलग अलग राज्यों के नागरिक है। इसको कहते हैं एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता, एक तो राज्य की नागरिकता होती है और एक देश की नागरिकता, उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में या हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। देश के सारे नागरिक भारतीय नागरिक हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। लोक कल्याणकारी राज्य उसको कहते हैं जो गरीब होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, उनकी सेवा करने का, उनके विकास करने का, उनका कल्याण करने का जो दायित्व है या उत्तरदायित्व जो है वो सरकार अपने ऊपर लेती है या राज्य अपने ऊपर लेता है, उसको कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श हमारे संविधान में रखा गया है। उसके बाद अगली जो संविधान की विशेषता है वो अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए अलग प्रकार की एक विशेष व्यवस्था की गई है, हमने पढ़ाई है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है उनके प्रतिनिधित्व के लिए। हमने पढ़ा था संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को उनके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है। और आपको पता है संविधान के 104वें संविधान संशोधन के द्वारा मोदी सरकार ने इस आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले ये 2020 तक था और जब संविधान लागू हुआ था तो इसको 10 सालों के लिए लागू किया था, केवल 10 सालों के लिए, यानी कि 1960 तक के लिए। और 1960 के बाद प्रत्येक 10 साल के बाद इसको आगे बढ़ाया गया और 2010 में 2020 तक के लिए क्या किया गया था, 95वें संविधान संशोधन 2010 के द्वारा। और उसके बाद 2020 में ये ख़त्म होने वाला था, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और जहाँ तक मेरा मानना है इसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थी हमारे संविधान की विशेषताएं। महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो संविधान की विशेषताएं लिखी हुई थी वो। उसके बाद प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु, हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा है। भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त एवं सारपूर्ण घोषणा पत्र है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त और सारपूर्ण, हम इसको घोषणा पत्र कह सकते हैं। सीधी सी बात है, संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्यों, आदर्शों और मूल लक्ष्यों को संक्षेप में स्पष्ट किया गया है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण बिंदु। और उसके बाद अभ्यासार्थ प्रश्न जो लिखे हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो जो पहले जो बहुचयनात्मक प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। तो कब अंगीकार किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर सीधा सा आपके से होगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। उसके बाद नंबर दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो ये सीधा और बहुत ही सरल प्रश्न है।
भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 है, तो इसका आंसर 42 होगा। और उसके बाद नंबर तीसरा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर सीधा सा होगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में इनको अपनाया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को। उसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर, यानी कि राज्यों की जो सरकारें हैं या फिर जो राज्यों का शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलता है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा करता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला जो पांचवा प्रश्न है आपके, वो ये है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, समाजवादी, पंथ, निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया है। अगला छठा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य हैं? तो इसका सीधा मतलब है संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। हम भारत के लोगों का तात्पर्य संविधान को स्वीकार कौन कर रहे हैं? भारत के नागरिक। उसके बाद सातवां प्रश्न है, प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है? तो प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है, हमने पढ़ाई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो इसमें ऑप्शन नंबर दे उपयुक्त सभी सही होगा। तो ये थे आपके बहुचयनात्मक प्रश्न। उसके बाद अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तावना में संविधान के मूल आदर्शों का उल्लेख किया गया है, मौलिक जो उद्देश्य लक्ष्य हैं उनको दर्शाया गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो यही प्रस्तावना का अभिप्राय है। भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? भारत के संविधान की प्रस्तावना से यह अभिप्राय है कि इसमें संविधान के मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को दर्शाया गया है संक्षिप्त रूप से, और इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर चौथा प्रश्न है, संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो संविधान में अब तक 104 संशोधन किए जा चुके हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है पांचवा, प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है, क्यों है? संविधान ये प्रस्तावना जो है संविधान की प्रेरणा और प्राण है, तो क्यों है? तो प्रिय विद्यार्थियों, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की प्रेरणा और प्राण इसलिए है क्योंकि जो प्रस्तावना है वो संपूर्ण संविधान की, एक तरह से हम इसको आधारशिला कह सकते हैं जिस पर संविधान टिका हुआ है। ये संपूर्ण संविधान की क्या होती है? आधारशिला है। और इसके अभाव में हम कह सकते हैं संविधान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है। तो ये था आपके पांचवा प्रश्न। उसके बाद अगला जो छठा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सीधा उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, इसमें प्रश्न में मुख्य न्यायाधीश लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, सारे ने जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की संख्या है मुख्य न्यायाधीश सहित।
एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है? देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू कर सकता है। उसके बाद नंबर 8वां प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सीधा उत्तर, आसान सा उत्तर यही है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रश्न में समाजवाद का पूछा है, तो वो तीनों ही शब्द आप कह सकते हैं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये थे अति लघुतरात्मक प्रश्न। और अब आपके जो हैं आगे लिखे हुए लघुतरात्मक प्रश्न, भारत के संविधान की कोई 5 विशेषताएं बताइए। हमने इतनी विशेषताएं पढ़ी हैं, तो कोई 5 विशेषताएं आपको पढ़नी है। संप्रभुता संपन्न संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, विश्व शांति का समर्थक है, विलक्षण दस्तावेज है, और हम कह सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये कोई भी 5 विशेषताएं आप इस प्रश्न के उत्तर में आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 जो प्रश्न है, संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? संविधान में वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर यही होगा कि हमारे देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित उम्र प्राप्त होने के बाद में सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। निश्चित उम्र वर्तमान में हमारे देश में 18 वर्ष है, जो पहले 21 वर्ष थी, पहले 21 वर्ष थी, और इसको 61वें संविधान संशोधन 1988 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1988 में जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 था, राजीव गांधी सरकार के समय ये हुआ था। इसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर जो वोट देने की आयु है, जो मत देने की आयु है, वो 18 वर्ष कर दी गई, और इसको 1989 से लागू किया गया था। 1989 में ये लागू हुआ था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रस्तावना को लिखिए। तो ये जो हमने प्रस्तावना पढ़ी है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है, वो प्रस्तावना को लिखिए, पूरी सारी प्रस्तावना को लिखना है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, संविधान में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद लिखिए। तो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित जो 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति यदि भारत की सुरक्षा खतरे में हो, या किसी भाग या देश के समस्त देश में या देश के किसी भाग में भारत की सुरक्षा को खतरा हो, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और उसके बाद जो 356 अनुच्छेद हमने अभी अभी पढ़ा है कि वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद तीसरा जो है वो अनुच्छेद 360। इसके द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, पंथ निरपेक्ष राज्य, ये प्रश्न शायद छूट गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य यही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हम कह सकते हैं धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है।
राज्य सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ पर कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो छठा, भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के कुछ भागों में संशोधन करना कठोरता, यानी कि संशोधन करना उतना आसान नहीं है, आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, और कुछ भागों में आसानी से संविधान में संशोधन कर सकती है। कुछ संविधान के भागों में संसद के द्वारा आसानी से संविधान संशोधन हो सकता है। ये जो कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, ये जो संविधान की विशेषता पड़ी थी उसमें इसका उत्तर है। उसके बाद नंबर 7वां जो प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया, जनता के शासन को अपनाया गया है, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करते हैं। और गणराज्य का मतलब है हमारे यहाँ पर देश के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति ये निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। उसके बाद 8वां प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो समाजवाद शब्द को हमने पढ़ा, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें इसका जो उद्देश्य है वो समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, इसके द्वारा, समाजवाद के द्वारा। और इसका और हम कहते हैं, और इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है वो समाज में निर्धनता के निवारण हेतु इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सभी नागरिकों या सभी व्यक्तियों के हितों की पूर्ति को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर बल देता है, यानी कि समस्त व्यक्तियों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, समस्त व्यक्तियों के समान विकास के लिए ये बल देता है। तो ये था 8वां प्रश्न। और उसके बाद 9वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, उसूली फासले का सिद्धांत यही है, जो पंथ निरपेक्षता वाला हमने प्रश्न पढ़ा है वही इसका उत्तर होगा, यानी कि राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं होता है हमारे यहाँ पर, और संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि वो धर्म से जुड़ी कुरीतियों, इसमें जो अलग यही है कि संविधान राज्य को यानी कि सरकार को अधिकृत करता है धर्म से जितनी भी जुड़ी हुई कुरीतियाँ हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में अपना हस्तक्षेप सरकार कर सकती है, यानी कि कुप्रथाओं को मिटाने के लिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए हमारे यहाँ पर सरकार जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। ये संविधान के द्वारा सरकार को शक्ति मिली हुई है। इसी को हमारे यहाँ पर जो राजनीति शास्त्री है राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत कहा है। तो ये था 9वां प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता को उसूली फासले का सिद्धांत किया है। तो ये थे आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। सारी विशेषताओं का वर्णन करना है। उसके बाद नंबर 2 प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताएं भारत को विश्व के सफलतम लोकतंत्रों में से एक बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को विश्व के जो सफलतम लोकतंत्र है उनमें से एक बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर कह देता हूँ, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हमारे यहाँ पर संविधान की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत को विश्व के जो सफलतम लोकतंत्रों में से एक बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं। तो उन जो मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो जैसे लोकतंत्रात्मक हमारे यहाँ का शासन है,
हमारे यहाँ की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, हमारे मूल अधिकार और कर्तव्य हैं जो संविधान में शामिल किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है और लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य रखा गया है संविधान में। और साथ ही साथ समानता और स्वतंत्रता पर आधारित हमारा शासन है। किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और हमारे यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो ये जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के कारण भारत एक के जो विश्व के जो सफलतम लोकतंत्र है उनमें से एक सिद्ध हुआ है। उसके बाद नंबर तीसरा जो प्रश्न है वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, समझाइए। तो संविधान की प्रस्तावना ये हमने इसी वीडियो में पढ़ा है। जो प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना हमने पढ़ी है, जो 3 भाग अलग अलग भागों में पढ़ा है, घोषणात्मक, विवरणात्मक और जो उद्देश्य भाग है, उनमें जो अलग अलग पॉइंट के अनुसार हमने पढ़ा है वही प्रस्तावना का सार है, भारतीय संविधान का सार है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा अध्याय पूरा हुआ और आगे जो अध्याय है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।